हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं थिंक अगेन बुक के बारे में, जिसको लिखा है एडम ग्रांट ने। दोस्तों, कहीं आपकी सोच ही तो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक रही? क्या आप सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से सोचते हो या साइंटिफिक तरीके से? इस किताब को पढ़कर आप अपने सोचने के अंदाज को बदल पाओगे, और अगर आपकी थिंकिंग में कोई कमी है तो उसमें सुधार ला पाओगे। और आप यदि ऐसा कर लेते हो तो आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अध्याय 1, कन्वेंशनल वर्सेस अल्टरनेटिव इंटेलिजेंस। दोस्तों, लेखक एक कहानी से शुरू करते हैं। एक बार अमेरिका के एक जंगल में आग लग गई। उसे बुझाने के लिए फायर फाइटर्स को बुलाया गया। उन्हें इंस्ट्रक्शन दी गई कि अपने इंस्ट्रूमेंट अपने साथ ही रखें, नहीं तो वे बच नहीं पाएंगे। जैसे ही फायर फाइटर्स जंगल में गए तो देखा कि आग बहुत तेज़ी से फैल रही थी। वे उसे बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन धीरे धीरे वे हर तरफ से आग से घिर गए। सब लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स हैवी थे और वे जल्दी से भाग नहीं पा रहे थे। लेकिन एक फायर फाइटर ने अपनी थिंकिंग से काम लिया और इंस्ट्रूमेंट्स फेंक दिए। इससे वह तेजी से भाग पाया। अंत में केवल वही जिंदा बच सका। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि हमें हमेशा ट्रेडिशनल तरीके से ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सिचुएशन के हिसाब से हमें अपनी थिंकिंग बदल देनी चाहिए। जैसे हमारे देश में मैक्सिमम युवकों को कन्वेंशनल सोच सरकारी नौकरी पाने की होती है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। लोग तरह तरह के ऑनलाइन स्टार्टअप शुरू करके भी काफ़ी रिच बन रहे हैं। आपने बहुत से फेमस यूट्यूबर, फ्रीलांसर, डिजिटल मार्केटर आदि भी देखे होंगे। तो हमें अपनी कन्वेंशनल थिंकिंग छोड़कर नए तरीके से सोचना शुरू करना होगा और देखना होगा कि क्या हम भी पहले बताए गए तरीके सीखकर रेवेन्यू कमा सकते हैं। उचित ट्रेनिंग, मेहनत और मेंटरिंग से ये बिल्कुल संभव है। अध्याय 2, 3 टाइप्स ऑफ टॉकर्स। दोस्तों, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो ज़्यादातर इन 3 रोल्स को अख्तियार करके ही करते हैं। पहला, प्रीचर। जब हम दूसरे को समझाने लगते हैं तो ज़्यादातर इस रोल में आ जाते हैं। हम दूसरों को समझने की बजाय उन्हें समझाने लगते हैं, उन्हें लंबा चौड़ा लेक्चर देने लगते हैं, ये जाने बगैर कि दूसरे भी कोई मजबूरी हो सकती है या कोई दृष्टिकोण हो सकता है। दूसरा, प्रोसिक्यूटर्स। इस रोल में होते हुए हम हर बहस को जीत लेना चाहते हैं। हम उल्टे सीधे तर्क देकर अपना पॉइंट सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तीसरा, पॉलिटिशियंस। दोस्तों, इस रोल में हम दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। वे जैसा सुनना चाहते हैं वैसा ही बोलते हैं, लेकिन इस सब के पीछे मैनिपुलेशन होता है। हम अपना कोई मकसद हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, दूसरे भी जब हमसे बात करते हैं तो इन 3 रोल्स में से किसी एक में ही होकर करते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि बातचीत का ये तरीका गलत है। इसमें हम बिना थिंकिंग के बोले चले जाते हैं। इसके बजाय हमें एक साइंटिस्ट के रोल में आकर ही बात करनी चाहिए। साइंटिस्ट हमेशा फैक्ट, एविडेंस और डाटा के आधार पर ही बात करता है, ना कि किसी ऑटोमेटिक रोबोट की तरह। मान लीजिए आप अपने दोस्त से किसी बिजनेस का आइडिया डिस्कस करने लगते हैं। हो सकता है आपका दोस्त कहने लगे कि बिजनेस तो डूब जाते हैं, और इसके बाद वह आपको एक लंबा सा लेक्चर दे दे। उसके पास ना कोई डाटा होगा ना एविडेंस, लेकिन वह एक एक्सपर्ट की तरह बोलता चला जाएगा। तो इस तरह की नॉन साइंटिफिक कन्वर्सेशन से सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं। इसलिए आज से ही थिंकिंग के साथ बातचीत करना शुरू करें। अध्याय 3, टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, लोगों में 2 तरह का कॉन्फिडेंस पाया जाता है, राइट कॉन्फिडेंस और रॉन्ग कॉन्फिडेंस। रॉन्ग कॉन्फिडेंस फर्दर 2 तरह का होता है, ओवर कॉन्फिडेंस और लो कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस से भरे लोग सोचते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा आता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ऐसे लोग आर्म चेयर क्वार्टरबैक सिंड्रोम से ग्रस्त होते हैं। लो कॉन्फिडेंस वाले लोग सोचते हैं कि उन्हें कुछ नहीं आता
जबकि उन्हें दूसरों के मुकाबले काफ़ी कुछ आता है। ऐसे लोग इम्पोस्टर सिंड्रोम से ग्रस्त होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार का रॉन्ग कॉन्फिडेंस हमारे फेलर का कारण बनता है। ये हमें हमारी एबिलिटी का ज्ञान नहीं होने देता, इसलिए हम अपने एफर्ट में सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए खुद को एनालाइज करें और देखें कि कहीं आप में भी ये दो प्रकार का रॉन्ग कॉन्फिडेंस तो नहीं है। इसे सुधारें और सिर्फ राइट कॉन्फिडेंस ही रखें। आपने बहुत बार देखा होगा, कुछ लड़के हमेशा किसी हीरो की तरह बनकर रहते हैं। उन्हें लगता है वे किसी सुपरस्टार से कम नहीं है, जबकि उनकी पर्सनालिटी और एक्टिंग भी कुछ खास नहीं होती। तो ऐसे लोग ही ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होते हैं। अध्याय 4, बीइंग रॉन्ग इज़ ओके। दोस्तों, कुछ लोग चाहते हैं कि दूसरे उनके विचारों से सहमत हो, कभी उसे गलत ना बोलें, बेशक उसके विचार सही ना भी हों। ऐसा तब होता है जब किसी व्यक्ति में ईगो होती है। वह यह बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि दूसरा उसकी आइडियोलॉजी को गलत बोल रहा है। लेकिन लेखक ने कहा है, ये भी सही थिंकिंग नहीं है। हो सकता है आपकी आइडियोलॉजी पास्ट में सही रही हो, लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। ऐसे में आपको भी अपने विचार बदलने चाहिए, ना कि उनसे चिपके रहना चाहिए। कुछ लोग किसी पार्टी विशेष की तारीफ करते हैं, फिर चाहे उस पार्टी ने गलत पॉलिसीज़ भी बनाई हो। तो इस तरह अंधभक्ति ना करके हमें खुले माइंड से पॉलिसीज़ पर विचार करना चाहिए और कुछ गलती हो तो उस पर अपने सुझाव देने चाहिए। इससे पार्टी और सशक्त होगी और गलत कार्य करने से बच जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी पार्टी है तो ठीक ही होगी। अगर किसी का पिता कुछ गलत करे तो बेटे को उन्हें भी पोलाइटली समझाने की हिम्मत होनी चाहिए। ये नहीं कि पिता की गलत चीज़ों को भी सपोर्ट करता जाए। अध्याय 5, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग। दोस्तों, ह्यूमन एक सोशल एनिमल है और सोसाइटी में रहते हुए कॉन्फ्लिक्ट अर्थात टकराव होना लाजमी है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स को भी सभ्य तरीके से हैंडल करना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट्स दो कैटेगरीज के हो सकते हैं। पहला, टास्क कॉन्फ्लिक्ट्स। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स किसी ऑफिस की टीम में हो सकते हैं। इसमें हर कोई बोलता है कि ये टास्क मेरा नहीं था। इसे सॉल्व करने का तरीका है कि शुरू में ही टास्क अच्छे से डिवाइड कर दें और सबको पूरा समझा दें। दूसरा, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेशन में आते हैं। इसके कारण ट्रस्ट ना करना, सम्मान ना देना या धोखा देना इत्यादि हो सकते हैं। तो इन सब से बचकर रिस्पेक्ट और सहयोग से पेश आना चाहिए। इससे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। हमेशा मिलजुल कर काम करें, कभी भी ईगो या घमंड को बीच में ना लाएं। अध्याय 6, इंटरपर्सनल रीथिंकिंग। दोस्तों, बहुत बार डिबेट के दौरान लोग प्रीचर की तरह बोलते चले जाते हैं। वे दूसरों पर अपने विचार थोप रहे होते हैं, लेकिन ये तरीका गलत होता है। जब भी आपको कोई आर्ग्यूमेंट या डिबेट करना है तो साइंटिफिक तरीका अपनाएं और दूसरों को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दें। उनसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछें और इस तरह से पूछें कि आपका जवाब वे खुद ही दे दें। जैसे आपको किसी को समझाना हो कि ऑफिस में लेट नहीं आना चाहिए, तो इस पर लेक्चर देने के बजाय उनसे पूछें कि लेट होने का कारण क्या है। अगर वे बोलें कि ट्रैफिक ज़्यादा होता है, फिर आप पूछ सकते हैं कितने बजे घर से शुरू करते हो। वे अगर बोले 8, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो कि आधा घंटा पहले शुरू किया करो। इससे सामने वाले को भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस तरह के साइंटिफिक तरीके से सबको अपनी प्रॉब्लम समझने में आसानी होती है और वह आपका सजेशन भी मान लेता है। लेकिन ये सब ऑर्डर की तरह नहीं लगना चाहिए, बल्कि रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ ही बोला जाना चाहिए। अध्याय 7, राइवल्स एंड फ्रेंड्स। दोस्तों, अक्सर हम लाइफ में राइवल्स और फ्रेंड्स ढूंढ ही लेते हैं। हम राइवल्स को अपना दुश्मन मानने लगते हैं और उनके नज़रिए को भी समझना नहीं चाहते। हम सिर्फ अपने एलाइज की बात ही मानते हैं, उनके विचारों से सहमत होते हैं, इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन इससे हमें पोलराइजेशन का खतरा होता है। मतलब हम एक ही तरह के विचारों के आदी हो जाते हैं, जबकि दुनिया में तरह तरह के विचार होते हैं। इसलिए हमें किसी एक का पक्ष लेने के बजाय सबकी बात सुननी चाहिए और एक कॉमन ग्राउंड तलाशना चाहिए,
क्योंकि किसी न किसी मुद्दे पर सब लोग एक जैसा दृष्टिकोण रखते हैं। उसी की हेल्प से हम राइवल्स के साथ भी रिस्पेक्ट से बात कर सकते हैं। उनकी बातों को गौर से सुनना चाहिए। कुछ बातें काम की हो सकती हैं, उन्हें मानकर हम उन्हें भी फ्रेंड बना सकते हैं। अध्याय 8, मोटिवेशनल टॉकिंग। दोस्तों, हम अपनी बातों से दूसरों को मोटिवेट करना भी सीख सकते हैं। लेखक ने एक महिला का एग्जाम्पल दिया है। ये महिला किसी जनजाति से संबंध रखती थी। एक बार उसे बच्चा हुआ, लेकिन वह वैक्सीनेशन के खिलाफ थी, क्योंकि उसकी जनजाति के लोगों ने बोल रखा था कि वैक्सीन से बच्चों का दिमाग कम हो जाता है। लेकिन तभी एक मोटिवेशनल स्पीकर उस महिला के पास गया और उसने उससे कुछ प्रश्न पूछे। पहला, क्या आपने कभी ऐसा बच्चा देखा है जिसे वैक्सीन लगी हो और पागल हुआ हो? इसके जवाब में महिला ने ना कहा। दूसरा, आपके यहाँ क्या किसी बच्चे की मौत हुई है जिसे वैक्सीन ना लगी हो? इसके जवाब में महिला ने कहा कि बहुत से बच्चों की मौत होती रहती है। जब महिला ने ये जवाब दिया तो अपने आप ही उसके डाउट कुछ हद तक मिट गए, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर ने उचित प्रश्न पूछकर महिला को सोचने के लिए मोटिवेट कर दिया। फिर मोटिवेटर ने समझाया कि वैक्सीन कैसे काम करती है और उसका ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है। उसने महिला को चित्र और वीडियो भी दिखाए। इससे महिला मान गई और उसने अपने बच्चे का वैक्सीनेशन कराया। इससे आगे चलकर उसके बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन बीमारी नहीं हुई। ये देखकर उस महिला ने दूसरी औरतों को भी समझाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आप भी सिर्फ अपने ओपिनियंस दूसरों पर ना ला दें, बल्कि उचित प्रश्न पूछकर सामने वाले को सोचने के लिए मोटिवेट करें। बहुत बार लोग खुद से सही प्रश्न नहीं पूछ रहे होते, इसलिए उनके मन में डर बैठा रहता है। आप साइंटिफिक फैक्ट्स के जरिए उस डर को मिटाने की कोशिश कीजिए। इससे आप भी बहुत अच्छे मोटिवेटर बन जाओगे। अध्याय 9, बाइनरी इश्यूज़। दोस्तों, कई बार हमें दो अलग अलग ग्रुप से भी डील करना पड़ता है, जिनकी विचारधारा एक दूसरे से अपोजिट होती है। जैसे लेखक को एक बार ब्लैक और वाइट लोगों को लेक्चर देना था। अगर वे एक ग्रुप के हित में बात करते तो दूसरा नाराज हो जाता। इसलिए उन्होंने बहुत ही समझदारी से साइंटिफिक फैक्ट्स रखे और दोनों ही ग्रुप्स उनके ओपिनियन पूछा। इसलिए उन लोगों ने खुद ही ऐसे पॉइंट्स बताए जो लेखक को भी पता नहीं थे, और अंत में सब लोग एक दूसरे की हेल्प करने के लिए राजी हो गए। इसलिए लोग कभी भी प्रवचन वाला भाषण पसंद नहीं करते, बल्कि उन्हें एविडेंस से युक्त स्टेटमेंट्स ज़्यादा प्रभावित करती है। अध्याय 10, एवर चेंजिंग वर्ल्ड। दोस्तों, दुनिया हमेशा बदल रही है, उसी तरह नॉलेज भी बदल रहा है। लेकिन कुछ लोग बदलने से इनकार कर देते हैं। वे सदियों पुरानी बातें ही करते रहते हैं। आपने देखा होगा, जब सरकार कोई नई पॉलिसी लाना चाहती है तो बहुत से लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। जैसे आधार आया था तो बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया था और लोगों को डराया भी था। लेकिन अब आधार से कितनी सुविधा हो गई है। आपको कहीं भी लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ती। हर चीज़ आधार से लिंक्ड है। इससे बहुत सा पेपर वर्क भी बच गया है और टाइम भी वेस्ट नहीं होता। इसलिए हमें बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। शुरू में दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाती है। कभी हम लोग लेटर लिखकर संदेश भेजते थे, उसका स्थान बाद में ईमेल ने ले लिया, और अब तो व्हाट्सएप से सेकंड में आप पूरी दुनिया में रियल टाइम मैसेज भेज रहे हो। अगर आपने इस सब का नॉलेज नहीं लिया होता तो कितने पीछे होते। ऐसे ही फ्यूचर में भी बहुत से बदलाव आएंगे। हमें चाहिए कि जल्दी से उन्हें समझकर अपने आप को उनके अनुकूल ढाल लें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और वक्त के साथ चल सकेंगे। अध्याय 11, रीथिंकिंग इन कॉरपोरेट वर्ल्ड। दोस्तों, कॉरपोरेट कल्चर में भी रीथिंकिंग की बहुत ज़रूरत होती है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो पुराने ढर्रे पर चलती रहती हैं, वे एक दिन डूब जाती हैं। पहले कोडक एक बहुत फेमस कंपनी थी जो कैमरा की फिल्म बनाती थी, लेकिन जब डिजिटल क्रांति आई तो कैमरा डिजिटल फ़ोटोज़ लेने लगा। इससे कोडक कंपनी बंद हो गई। उन्होंने खुद को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार नहीं किया। इसके विपरीत नोकिया ने डिजिटल अपना लिया और अपने सारे प्रोडक्ट को अपग्रेड कर दिया। इसलिए ये कंपनी अभी भी बनी हुई है। कॉरपोरेट में लोगों को टीम वर्क करना पड़ता है, इसलिए
सबको रीथिंकिंग की आदत बनानी होगी, सबका ओपिनियन सुनना होगा और तभी किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। कई बार गलत ओपिनियन से भी नई चीज़ सीखने को मिलती है, इसलिए ऐसे ओपिनियंस की इंसर्ट ना करके उनके पॉइंट्स को डिस्कस किया जाना चाहिए। अध्याय 12, टनल विज़न। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि हमें हमेशा एक गोल से पूरी तरह बंद नहीं जाना चाहिए, बल्कि समय समय पर उसे इवैल्यूएट करते रहना चाहिए। हो सकता है टाइम के साथ नई सिचुएशन आ गई हो और आपको अपना गोल बदलना पड़े। बहुत से लोग लाइफ में प्लान बनाते हैं, जैसे किस पार्टनर से शादी करेंगे, कहाँ घर खरीदेंगे, कौन सी जॉब करेंगे। फिर उन प्लान को अचीव करने के लिए कोशिश करने लगते हैं, लेकिन हम अपना दिमाग खुला नहीं रखेंगे तो कई बार हम अगल बगल से आने वाली अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को भी मिस कर देंगे। एक ही गोल का अंधे होकर चेस करने से हमारे में टनल विज़न पैदा हो जाता है, और अगर कभी कोई प्लान फेल हो जाए तो ऐसे में समझना चाहिए कि हो सकता है वो प्लान अच्छा था ही नहीं और इसके बदले हमारे पास और बेहतर विकल्प भी हों। हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। ये तभी होगा जब हमारी अपनी थिंकिंग पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए कोई भी गोल या प्लान पत्थर की लकीर नहीं होना चाहिए, उसमें बदलाव के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तभी हम एक सक्सेसफुल लाइफ जी पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी ये वीडियो समरी समाप्त होती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, बढ़िया या बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।